चलिए आज फिर से देखते हैं विलयन के इस अगले भाग में, जहां से हम लोगों ने शुरुआत फिर से कर रहे हैं। विलयन विलयन में जो सांद्रता थी, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जिनमें से हम लोग मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन सब को पढ़ते हुए आज अगला टॉपिक हमारा होगा मोल प्रभाज, जिसे हम अणु भिन्नांक भी कहते हैं या फिर जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है मोल प्रभाज। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, और सूत्र से ही हम लोग इसकी परिभाषा बनाएंगे। मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज विलेय या विलायक के मोलों की संख्या विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे में रहेगा विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं विलेय या विलायक के मोलक संख्या और विलयन की मोलक संख्या। अब यहाँ नीचे जो भी चीज लिखी है, हम इसमें से इसको एकांक नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, अनुपात से अपनी परिभाषा बनाएंगे। तो ऊपर पढ़ेंगे विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को। बस दोनों को पढ़ के बीच में एक शब्द लगा देना, अनुपात। ध्यान से देखो, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एक विलयन के दो घटक, विलयन के दो घटक हैं, जिसमें से ए हमारा विलेय है और बी हमारा विलायक है। तब हम कह सकते हैं विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अर्थात Na या फिर Nb बटे विलयन के मोलों की संख्या। ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें विलेय और विलायक दोनों को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो ध्यान से समझिए क्या बन जाएंगे, विलयन। क्या बन जाएंगे? विलयन। तो हमने दोनों को जोड़ दिया है, ये कहलाएगा हमारा मोल प्रभाज। ठीक है, अब समझिए इस हिसाब से हमारे मोल प्रभाज कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कहलाएंगे विलेय के मोल प्रभाज और दूसरा होगा विलायक के मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज और दूसरा होगा विलायक के मोल प्रभाज। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हमें बताना है किसके मोल प्रभाज? विलेय के मोल प्रभाज, तो ध्यान से रखिए इसी परिभाषा से हमारे दोनों फिर से बन जाएंगे। हमें बताना है विलेय, तो क्या नहीं दिख रहा है इसमें? विलायक। तो हमें यहाँ से क्या हटा देना है? विलायक। तो क्या बनेगी परिभाषा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को किसके मोल प्रभाज कहेंगे? विलेय के मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज। चलिए ध्यान देते हैं क्या है विलेय के मोल प्रभाज। तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या परिभाषा बनेगी? विलेय के मोलों की संख्या, किसके? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय
के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? विलय के मोल प्रभाज। इसके लिए फार्मूला अगर बनाए, देखिए घटक विलय को क्या माना गया? ए, तो मतलब ए के मोल प्रभाज बराबर क्या कहेंगे इसको? विलय के मोलों की संख्या अर्थात एन ए बटे विलयन के मोलों की संख्या अर्थात एन ए प्लस एन बी। तो ये किसका सूत्र बन जाएगा? विलय के मोल प्रभाज। देखिए परिभाषा बहुत आसान है, आप इसको अपने आप अपनी कॉपी पे फेयर कर लेंगे, ठीक है। हम आपको समझाते चल रहे हैं, आप परिभाषा अपने आप बनाते चलिए। इस प्रकार से दूसरा प्रकार जो हमारा है वो होगा विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज। तो बताइए क्या सूत्र बनेगा इसका? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? विलायक के मोल प्रभाज, ठीक है। इस प्रकार हम लोग मोल प्रभाज पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ध्यान समझिए, इसका यहाँ सूत्र भी आसानी से बना सकते हैं, जैसे इसका हम लोगों ने बनाया। क्या लिख सकते हैं? काई, यहाँ से देखिए घटक बी विलायक है तो यहाँ लिख देंगे बी बराबर किसके मोलों की संख्या? विलायक अर्थात एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये बन गया किसके? विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ऊपर जो लिखा है ये भी मोलों की संख्या है और नीचे जो लिखा है ये विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। अगर हम दोनों को जोड़े बच्चों क्या मिलेगा? यहाँ एक मोलों की संख्या ही मिलेगी, अर्थात ऊपर भी मोलों की संख्या नीचे भी मोलों की संख्या, तो दोनों का मात्रक क्या होगा? समान होगा, इसलिए कट जाएगा और आएगा कितना? 1। अर्थात जो मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। समझ गए? चलिए यहां से हम एक नोट पॉइंट सीखेंगे। क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिए। ये जो मोल प्रभाज है, ठीक है, अगर हम बात करें भी थोड़ा सा दिख रहा है विलय के मोल प्रभाज। किसके मोल प्रभाज? विलय के मोल प्रभाज। और किसके मोल प्रभाज? विलायक के मोल प्रभाज। विलय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। विलय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। ये कितना हम लिखते हैं? बराबर 1। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। विलय के मोल प्रभाज पढ़े हम लोग एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। विलायक के मोल प्रभाज क्या पढ़े हैं? एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है। हम दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा? एन ए प्लस एन बी, ऊपर अंश जुड़ जाएंगे, एन ए प्लस एन बी, कैंसिल आउट कितना?
1। अर्थात विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। इसकी मदद हम कहाँ ले सकते हैं, चलिए समझिए। सबसे पहली चीज, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां से आपको मदद मिलेगी। अगर हम विलेय के मोल प्रभाज हल कर चुके हैं, अब विलायक के मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या करेंगे, उसको हल ना करके किसमें घटा दें, 1 में घटा दे तो हमारा आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। एक ही हो गई, मदद मिलेगी। दूसरी क्या होगी कि जब भी हम मोल प्रभाज हल करेंगे तो हमें आंसर की जरूरत देखने की नहीं पड़ेगी। क्यों, दोनों का योग सदैव कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या ऐसा संभव है, चलिए देखते हैं। 4.6 ग्राम एथिल एल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया। चार दशमलव 6 ग्राम एथिल एल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया, तो जल और एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH व जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसके, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या जो हम पहले सीख चुके हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। अब सब कुछ विलेय का चल रहा है तो हम विलेय की बात कर लेते हैं। बताओ विलेय कितना दिया है, 4.6 ग्राम। एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना आता है, 46। भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.1। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या मिल गई कितनी, 0.1, इतने मोल। ठीक है, अब समझिए हम निकाल लेते हैं जल के मोलों की संख्या, अर्थात NB कितना हो जाएगा, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। भार कितना है, 72। अणुभार जल का 16 2 18, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं मोल प्रभाज। तो सबसे पहले देखेंगे किसके मोल प्रभाज, एथिल एल्कोहल के। तो एथिल एल्कोहल जिसके, देखिए यहाँ पर एक बढ़िया तरीका बता रहे हैं कि जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाना तो यहाँ हम कंफ्यूज है कौन विलेय कौन विलायक, अगर यहाँ से क्लियर अगर ना भी दिक्कत हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं, जैसे एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसी के मोलों की संख्या को ऊपर नीचे लिख देंगे, 0.1/0.1 प्लस दूसरा जो भी है उसको नीचे जोड़ के लिख देंगे, अपने आप तैयार। चलिए देखते हैं, 0.1 बटे जुड़ जाएगा कितना, 4.1। दशमलव से दशमलव हट गया, कितना बचा, 1/41। आप चाहें तो इसको सरल कर भी सकते हैं और ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब किसके मोल प्रभाज निकाल लें, जल के मोल प्रभाज। क्या है जल के मोल प्रभाज, तो बताया जिसके भी मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या को क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे और दूसरा वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके से आपके मोल प्रभाज बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4/4 में 0.1 जुड़ गया, 4.1। दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, 40/41। अब देखते हैं कि ये हमारे सही है या गलत है आंसर। तो हमने बताया था कि क्या करते हैं, देखते हैं कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। चेक करें है कि नहीं 1। तो यहाँ से समझिए क्या होगा, काई ऑफ विलेय प्लस काई ऑफ विलायक। पहला कितना है, 1/41। दूसरा कितना है, 40/41। एलसीएम कितना ले लें, 41।
और 40 प्लस 1 कितना, जोड़ दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। तो अगर दोनों का आंसर जोड़कर 1 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ऊपर जो भी कैलकुलेशन किए वो क्या है, सही। फिलहाल ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा किसका, मोल प्रभाज का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे यहाँ से वाष्प दाब की। इसकी चर्चा करने वाले हैं, वाष्प दाब। चलिए देखते हैं वाष्प दाब क्या है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हम कोई द्रव लेते हैं, क्या लेते हैं, द्रव, और उसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब हम किसी द्रव को लेकर उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो द्रव के कण होते हैं उनको पहले क्या मिलती है, ऊर्जा। वो ऊर्जा पाकर अपनी अवस्था छोड़कर क्या होते हैं, उत्तेजित होकर ऊपर चले जाते हैं। फिर वो ऊपर पहुंचकर जब उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, तो वापस वो द्रव अवस्था में फिर से वापस चले आते हैं। इस प्रकार जैसे हम मान लें एक पात्र है, इसमें बहुत सारे कण द्रव के, इनको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। चलिए जब इनको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद ये कण ऊर्जा पाकर क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो द्रव है वो किसके रूप में आ जाता है, वाष्प के रूप में। फिर जब वाष्प बदलती है, वाष्प को अगर ठंडा किया जाए तो वाष्प किसके रूप में आती है, द्रव के रूप में। तो यानी एक प्रक्रिया चल रही है द्रव से किसके रूप में, वाष्प के रूप में। दूसरी प्रक्रिया वाष्प से किसके रूप में हो रही है, द्रव के रूप में। गर्म किया जाए वाष्प, ठंडा किया जाए वापस द्रव। तो एक क्रिया हो गई द्रव से वाष्प यानी वाष्पन, एक क्रिया हो गई वाष्प से द्रव, इसको क्या कहते हैं, द्रवण। वाष्पन द्रवण, वाष्पन द्रवण, ये प्रक्रिया जब चलने लगे हम उस स्थिति का वेट करेंगे जब दोनों की प्रक्रियाएं क्या हो जाए, समान हो जाए। दोनों की प्रक्रियाएं क्या हो जाए, समान हो जाए। अर्थात यहाँ पर जितनी तेजी से द्रव वाष्प में बदल रहा है उतनी ही तेजी से वाष्प किस में बदल रहा है, द्रव में। किसमें बदल रहा है, द्रव में। तो जब ये दोनों स्थितियां क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में साम्य की अवस्था होगी। किसकी अवस्था, साम्य की अवस्था। किसकी अवस्था हो गई है, साम्य की अवस्था। ठीक है, अब समझिए यहां से हम अब अपनी परिभाषा बनाएंगे किसकी, वाष्प की। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है वाष्प दाब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर हम ताप दे रहे हैं तो ताप बढ़ाने या घटाने से वाष्पन की प्रक्रिया भी बदल सकती है। भाई अगर ज्यादा गर्म करोगे तो भाप तेजी से निकलेगी, कम गर्म करेंगे तो कम निकलेगी। तो अर्थात पहले तो इस क्रिया को निश्चित किया जाए कि ताप क्या रखा जाए, नियत रखा जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि किसी ताप पर, किसी ताप पर, किसी ताप पर, समझिए उसकी, तो समझ गए ना, ताप को हम लोगों ने स्थिर क्यों रखा, तो उसकी वाष्प के मध्य साम्य में,
लगाया गया दाब, जब ये वाष्पन और द्रवण दोनों क्या होंगी, समान चलने लगेंगी, तब इस वाष्प के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि वाष्प दाब जो, ठीक है समझ में आ गया। फिर से देखते हैं, किसी ताप पर उसकी वाष्प के साम्य अवस्था में लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब ये वाष्प दाब जो है वो किन किन चीजों से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज समझिए कि ज्यादातर जो भी स्थितियां हैं वो लगभग ताप से प्रभावित जरूर होती है। ठीक है, तो ये भी ताप से प्रभावित है, इसीलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया किसी ताप पर। ठीक है, तो किसी ताप पर हम जब भी चर्चा करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किसी निश्चित ताप पर इसकी तुलना करनी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है नंबर 1, द्रव की प्रकृति। क्या है, द्रव की प्रकृति। क्या होती है द्रव की प्रकृति। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला काम है कि कौन कितना वाष्पित होगा। समझिए, ये जो द्रव है, इस द्रव में बहुत सारे कण हैं। ये जो द्रव के अणु हैं या जो उनके छोटे छोटे कण हैं, ये किसी न किसी बल द्वारा जुड़े होंगे। ये अंतरा आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये अंतरा आणविक बल जितना ज्यादा मजबूत होगा वो उतने ही ज्यादा ताप पर टूटेगा। जो जितना देर से टूटेगा उसकी वाष्पन दर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अर्थात ये जो लगने वाला बल है अणुओं के बीच, ये जितना ज्यादा प्रबल होगा उस द्रव की वाष्पन की दर उतनी ही कम होगी। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, द्रव की प्रकृति। तो वान डर वाल्स बल जो होते हैं वो द्रव के बीच जितने प्रबल होंगे उसकी वाष्पन दर उतनी कम होगी। उल्टा सोचो, अंतरा आणविक बल जितना कमजोर होगा वो कण आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से वाष्पित भी होंगे। अर्थात जिन द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल कमजोर होगा वो उतना ही आसानी से क्या होंगे, वाष्पित होंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं, ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो आप समझ रहे हैं कि ताप का प्रभाव क्या होगा। यदि हम किसी द्रव के ताप में वृद्धि करें तो द्रव क्या होगा, आसानी से वाष्पन दर क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। अगर ताप को घटाएंगे तो इसकी वाष्पन दर क्या होगी, घट जाएगी। अर्थात ताप पर भी ये प्रभाव डालेगा, यानी ताप जो है इसके वाष्पन की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरीके से हम द्रव के प्रभावित करने वाले, जो वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले हैं, उन दो कारकों को हम जान चुके हैं। इसके बाद इसी से संबंधित हमारा एक नियम है जो आगे काम करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक है, लेकिन इस राउल्ट के नियम से पहले एक शब्द आता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो पहले उससे हम सीखेंगे अवनमन क्या। ठीक है, चलिए
देखते हैं। सबसे पहले वाष्प दाब हम सीख चुके हैं। अब अगला टॉपिक होगा वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या है अवनमन? देखिए, अवनमन का मतलब आपने अक्सर सीखा होगा। उन्नयन मतलब वृद्धि और अवनमन मतलब कमी। ठीक है, यानी ह्रास जो होता है या कमी होती है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो सबसे पहले एक विलयन की बात करते हैं। इस विलयन में हमेशा दो घटक हमारे उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक, और ये दोनों मिलकर पूरा संपूर्ण विलयन तैयार करते हैं। ठीक है, ए बी और ये तुम्हारा एस यानी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो विलेय, विलायक और विलयन। विलयन में कुल कितनी चीजें हो गई? तीन। कौन कौन सी? विलेय, विलायक और विलयन। समझते हैं क्या है विलेय, विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अवनमन को जानने से पहले ध्यान से समझिए कि विलयन जो होगा पूरे विलयन के अणुओं पर जो लगाया गया इनके द्वारा दाब होगा, यानी जो वाष्प दाब होगा इसको हम कहेंगे विलयन का वाष्प दाब। और वाष्प दाब को पी से प्रदर्शित, लेकिन विलयन के लिए हम क्या लगा दें? पीएस। क्या कह दें? पीएस, यानी विलयन का वाष्प दाब। और दूसरा कौन सा है? विलायक। क्या है? विलायक। विलायक के वाष्प दाब को हम पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पी नॉट। तो विलयन और विलायक के वाष्प दाब का अंतर, ध्यान से समझिए। एक चीज शब्द होता है अंतर। अंतर शब्द वहां लगाया जाता है जहां बड़े में छोटा घटाया जाए। ठीक है, अब इसके बाद विलयन और विलायक के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन। बताओ, परिभाषा समझ में आ गई? क्या बनी? विलयन और विलायक के वाष्प दाब का अंतर। विलयन और विलायक के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसी अवनमन की तुलना किसके सापेक्ष कर दें? विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष। समझिएगा, मतलब पी एस माइनस पी नॉट अपान पी। तो विलयन और विलायक के वाष्प दाब का अंतर ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन। और अवनमन के बाद जो नीचे लिखा है ये क्या है? विलयन का, विलायक का वाष्प दाब। तो क्या कह सकते हैं? वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। समझ गए? पहले अवनमन समझ गए क्या है? वाष्प दाब का अवनमन। विलयन और विलायक के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन। और विलयन और विलायक के वाष्प दाब का अंतर, या सीधा कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे
कि इसी वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है हमारा इसका नियम, राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। क्या है राउल्ट का नियम, जरा समझा जाए। तो इस नियम के अनुसार हम सीखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बताइए क्या हो सकता है? अभी हम लोग पढ़े इससे पहले क्या है? मोल प्रवाह है। किसके मोल प्रवाह है? विलेय के। या फिर हम विलायक के भी तो कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात अगर हम बात करें तो किसी निश्चित ताप पर, ताप इसलिए निश्चित कर रहे हैं वाष्प दाब बदल जाएगा, वाष्प दाब बदलेगा तो अवनमन और आपेक्षिक अवनमन सारी चीजें बदल जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हमने एक शब्द लगा दिया स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर। अब ये क्या है? आपेक्षिक अवनमन। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कोई नई चीज नहीं की हमने, बस इसी को हमने कहा है ना। क्या हो सकता है? विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोल प्रभाज, विलेय या विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या है राउल्ट का नियम? बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, ये क्या है? राउल्ट का नियम। ठीक है।